हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्राचिका। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं क्लास 8 वसंत बुक का चैप्टर 18 टॉपिक। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। बाकी कोर्स हमारा कंप्लीट है तो हम अपना कोर्स वीडियो शुरू करते हैं। एक थी गौरैया। गौरैया एक बर्ड होती है, देखिए बर्ड दिखा रखी है ना। और एक था गौरा, नर गौरैया, मतलब एक फीमेल गौरैया थी और एक मेल गौरैया था। तो दोनों एक दूसरे के परम संगी थे, मतलब एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, हमेशा साथ में रहते थे। जहाँ जाते जब भी जाते साथ जाते, साथ हंसते साथ रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते। दिन भर होते ही भिनसार होते ही खाते तो निकल पड़ते दाना चुगने, और चुटपुटा होते ही खेतों में आ घुसते, थकान मिटाने और सारे दिन के देखे सुने की हिस्सेदारी बटाने। तो मतलब एक दूसरे के कहाँ घूमे, कहाँ गए, क्या किया, क्या क्या खाया, मतलब हर एक चीज एक दूसरे को बताया करते थे, एक दूसरे से डिस्कस किया करते थे। हमेशा बहुत अच्छे दोस्त थे एक दूसरे के। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। तो गौरैया ने मेल गौरे से बोला कि देखते हो ये आदमी जो ह्यूमंस होते हैं किस तरीके के कलरफुल से कपड़े पहनते हैं, कितना फपता है उन पर कपड़ा। फपता मतलब सूट करता है, कितना अच्छा लगता है, ऐसा गौरैया बोल रही होती है। तो गौरा बोलता है खाक फपता है। गौरा तपाक से बोला, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और खूबसूरत लगने लगता है। तो गौरैया बोली कि अच्छा लगता है, और गौरा बोला कि अच्छा नहीं लगता है आज लटजीरा चुगाए हो। गौरैया बोल पड़ी, मतलब कुछ बेकार सा चुगाए हो, इसलिए बेकार बेकार बातें बोल रहे हो। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। तो जो मेल गौरैया होता है वो बोलता है कि जो मेल वाला बर्ड होता है वो बोलता है कि जो नेचुरल ब्यूटी होती है ना ह्यूमन की, इंसान की, वो ढक जाती है कपड़े पहनने के बाद। गौरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघर काया और एक एक कटाव मेरे सामने है, रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। तो मेल गौरैया बोलता है कि देख, अभी तो तू मेरे बिल्कुल सामने है, तेरी एक एक एंगल हर चीज मुझे दिख रही है, तो तेरी खूबसूरती मुझे दिख रही है। अगर तू कपड़े पहन लेगी तो ये सब थोड़ा ना दिखेगा, जैसे आदमी कार्टून जैसा लग जाता है कपड़े पहनने के बाद। इस तरीके की बातें दोनों मेल और फीमेल बर्ड्स कर रहे होते हैं। कपड़े केवल अच्छे लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए पहनता है आदमी। तो वो कहता है सिर्फ अच्छे लगने के लिए नहीं पहनता, ठंडी है, सर्दी है, गर्मी है, मौसम है, बारिश का मौसम है, इन सब से बचने के लिए भी कपड़े पहने जाते हैं। तो गौरा बोलता है, तू समझती नहीं। गौरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की सकत भी जाती रहती है। तो मतलब जो गर्मी सर्दी इन सब की ताकत भी इंसान से जाती रहती है कपड़े पहनने की वजह से, ऐसा गौरा बोलता है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़े पहनने वाले की औकात पता चल जाती है, आदमी की हैसियत में भेद पता लग जाता है। तो गौरा बोलता है कि कपड़े पहनते ही हैसियत पता लग जाती, कौन महंगे कपड़े पहना है तो अमीर है भाई, खराब कपड़े पहना है तो गरीब है, तो उससे उसकी औकात भी पता लग जाती है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गौरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। तो मतलब नए कपड़े फिर भी सिलवाता रहता है, खरीदता रहता है इंसान जो है। यह मेरा पोंगापन है। गौरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर तो चलने फिरते काम करने के वास्ते हैं, उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं, उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले हैं। तो वो कहता है कि इंसान भाई पैर और हाथ तो चलने के लिए तो पैरों को मोजों से ढक लेगा, हाथों को दस्तानों से ढक लेगा, सर को टोपी से ढक लेगा, तो पूरा का पूरा तो ढक ही जाता है। तो ये मेल गौरा बोलता है कि हम तो भाई नंगे ही ठीक है, इतनी खुश है हम तो। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गौरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। तो गौरैया बोलती है, इनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, मेरा भी मन करता है टोपी पहनने का। तो वो कहता है गौरा कि टोपी तू पाएगी कहाँ से, मतलब तुझे टोपी कहाँ से मिलेगी। गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलझ जाता है। तो वो कहती है कि टोपी जो है जो राजा पहनता है, मतलब जो बहुत पैसे वाले होते हैं ना वो टोपी पहनते हैं। एक टोपी खरीदने में मतलब बहुत ही ज्यादा पैसे लगते हैं। इस तरीके की बातें गौरैया से कहता है। बोलता है, जरा सी चूक हुई नहीं तो टोपी उछलते देर नहीं लगती, अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों की टोपी
कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। तो देखो इसका ये मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि टोपी उछलते मतलब इज्जत उछलते इंसान की देर तो लगती नहीं है। अगर उसको अपनी इज्जत बचा के रखनी है तो पता नहीं कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, मतलब कितने लोगों को इंसान को बेवकूफ बनाना पड़ता है। मेरी मान तो इस चक्कर में मत पड़। गौरा था तनिक समझदार इसलिए शक्की, जबकि गौरैया थी जिद्दी और ढंग की पक्की। तो गौरा थोड़ा समझदार था इसलिए कह रहा था कि टोपी वोपी के चक्कर में मत पड़, इसमें पढ़ के लोग जो है वो बहुत ज्यादा बेवकूफ बन जाते हैं और कई दूसरों को बेवकूफ बना देते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो इनके चक्करों में मत पड़। गौरा थोड़ा शक्की था समझदार था, पर गौरैया जिद्दी थी। ठान लिया तो ठान लिया, उसके ही जीवन का लक्ष्य मान लिया, तो मतलब पूरा जीवन का लक्ष्य ही मान लिया टोपी को पहनना। कहा गया है जहाँ चाह है वहाँ राह है, अगर आप कोई चीज ठान लेते हैं तो वो आपको जरूर मिलती है। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले, तो मतलब जो डेली का उनका रूटीन था उसके अकॉर्डिंग वो अपने चुगने निकल गए। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला, तो चुगते चुगते उसे रुई का एक धागा सा मिल गया। मिल गया मिल गया मिल गया, गौरैया मारी खुशी के घूरे पर लौटने लगी, तो मतलब वो वापस लौटने लगी, उसे खुशी हो गई कि उसको रुई का एक टुकड़ा मिल गया है, अब वो अपनी टोपी बनवा सकती है। तो गौरे से कहती है, गौरा बोलता है अरे क्या मिल गया रे? मिल गया टोपी का जुगाड़ मिल गया। गौरैया ने गौरे के सामने रुई का फाहा धर दिया कि रुई का फाहा है, इससे मेरी टोपी बन जाएगी। तो आगे है, तेरे जैसा ही एक बाबरा और था। गौरा बोला, रास्ते चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बाबरा चीखने लगा, चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगानजीन। तो ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे, सब काम धंधा छोड़ा, वह बावरा ताउम्र यह रटता रहा, बाकी बचा 3 घोड़ा लगानजीन। गौरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? तो देखिए क्या है ना, यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बोला इसका ये मतलब है, क्योंकि देखिए उसको गौरैया को रुई का टुकड़ा मिल जाता है, वो कहती है कि अब मैं इसे टोपी बना लूंगी। तो जो गौरा होता है वो कहता है, एक कहावत सी बताता है कि एक आदमी को एक बार चाबुक मिल गया, तो उसे बड़ी खुशी हुई, वो चिल्लाता रहा कि चाबुक तो मिल गया है, अब मुझे घोड़ा चाहिए और जमीन चाहिए, घोड़ा चाहिए, लगान चाहिए और जमीन चाहिए। तो इस तरीके की बातें वो चिल्लाता रहा, पूरी जिंदगी इसके पीछे लगता रहा और उसे कुछ मिला नहीं। तो गौरैया से गौरा कहता है कि तू भी इस तरीके से रह जाए कि तुझे रुई का टुकड़ा ही तो मिला है, इस रुई के टुकड़े से टोपी तक का सफर बहुत लंबा है, वो कैसे तुझे पता लगेगा, वो कहाँ से तू पाएगी, बस देखते जाओ अब कैसी बनती है टोपी। गौरैया रुई का फाहा लिए एक धुनिया के पास चली गई और बड़े मुनाहिर से बोली, धुनिया भैया इस रुई के फाहों को धुन दो। तो धुनिया भैया मतलब जो इस तरीके से जोड़ते हैं, जैसे रुई है उसको जोड़ करके कपड़ा सा बनाते हैं, तो वो धुनिया के पास गई और कहा कि इसको धुन दो। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, उसके तन पर वर्षों पुरानी तार हो चुकी एक मरजई पड़ी हुई थी। वह कांपते हुए बोला, तू जानती है कि नहीं, देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है, ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुलवाने। तो वो यही कहता है कि आदमी की देख रही है मैं कितना बूढ़ा हूँ, मैंने कितने ज्यादा पुराने कपड़े पहन रखे हैं, और यहाँ का राजा भी ऐसा ही है, कुछ काम वाम का नहीं है और फ्री में काम करवाना चाहता है, और तू भी फ्री में काम करवाने आ गई। उज्र ना करो भाई, गौरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, इसे धुन दो भैया, आधा तू ले ले आधा मैं ले लूंगी। तो फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें पूरा मतलब कीमत दूंगी, आधा ये जो धागा है इसमें से आधा तुम रख लेना अपने पास, आधे का मेरे लिए टोपी बना, धुन दो इसको, धुन दो मतलब इसका धागा सब सही सा करके कपड़ा टाइप का बना दो। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी ना मिली, 16 आने में 8 आने मजूरी तो इसके लिए सपना थी। तो 16 आना पूरा था तो 8 आने मतलब आधा का इसको हिस्सा मिल गया, मजूरी मतलब पैसा या मजदूरी मिल गई इसको। वह झट तैयार हो गया, घर जो उसकी ताती बज पड़ी। उसने बड़े मन से रुई धुनी, लो इसे, इसमें से आधा धुआं ने ले लिया और आधा गौरैया ने। तो धुआं जो था, जिसने धुआं था उसको वो आधा कपड़ा उसने ले लिया और आधा गौरैया को दे दिया। इससे उत्साहित गौरैया एक कोरी के यहाँ गए और कहने लगे, कोरी भैया इस रुई से सूट काट दो। तो रुई मतलब पहले तागा था, फिर उससे पूरी रुई सी बन गई, फिर रुई से ऐसे और पतले पतले बारीक धागे, फिर धागे जुड़ते हैं, फिर कपड़ा बनता है। तो ये कपड़े बनाने का पूरा प्रोसेस है, तो अलग अलग हिंदी के नाम इसमें दिए गए हैं। तो
कोरी की कमर झुकी हुई थी। जो कोरी करने वाला था, जो उससे सूत काटता, सूत मतलब मोटा सा धागा होता है, वो काटता, उसके बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के अचकन के लिए सूत काटने हैं। मुझे फुर्सत नहीं मुफ्त में मल्लार गाने की। तो वो कहता है कि मुझे मुफ्त में काम करने की फुर्सत नहीं, राजा जी का काम करना है। तो वो गौरा और गौरा बोलते हैं, भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गौरैया अचरज में से बोली। तो कह रही, ये जो हमारा देश है इसमें सारा काम क्या सब लोग राजा जी के लिए ही कर रहे हैं और कोई काम नहीं है किसी के पास? तो बोलता है, तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे भर आंख देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन, घर मरे बर्धा बैठा खाए तुरंग। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के ढगुए भगुए भी तो बहुत है, इसी में उनका भी काम होता है। तो वो कहते हैं कि हाँ, यहाँ सारा काम राजा जी के लिए होता है। राजा जी के तो काम काज ही इतने, हर काम राजा जी के नाम से या तो राजा जी के लिए ही होता है। तो इस तरीके की बातें वो बताता है। मुर्को मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे। गौरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूंगी। तो कहा कि जो है रुई, इसको तुम काट दो और आधा तुम ले लो आधा मैं ले लूंगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना मुफ्ता होती तो मतलब आधा मिल रहा था, तो मतलब उसके लिए तो बहुत फायदे का सौदा था, तो उसने कर दिया। तन 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 करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। काफी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए। कदम कदम पर मिलते कारीगरों के सहयोग ने गौरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और झर्रार करने लगे, बुनकर भैया इसे कते सूत से कपड़ा बना दो। तो सूत से कपड़ा बनाने की बात आई। बुनकर इन्हें अगबग होकर देखने लगा। हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं आज मुझे राजा के लिए बागा बुनना है। तो राजा के लिए कुछ बुन रहे थे ये भी। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा जी के कारिंदे हाजिर हो जाएंगे। साफ करे भाव तो जवाब करे चाकर। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया कि मतलब जो राजा जी का काम है वो तो करना ही होता है, जो नौकर है उसका काम तो राजा का काम करना ही होता है। इस तरीके की बात कह के वो भी अपने काम में लग गया। इसे बुन दे भैया, गौरैया ने संजोकर कहा, मतलब साहस के साथ और अच्छे से बोला, हमें सेंध मेंध का काम नहीं करवाते। इसे बुन दो, मैं आधा तू ले ले आधा हम ले लेंगे। तो कहा आधा ले ले और आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। इसका करघा चलने लगा, डरकी लुढ़कने लगी। थोड़ी ही देर में उसने काशी कफश और दबीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्हें दे दिया। तो मतलब पूरा कपड़ा बन गया और आधा लेकर के इनको दे। अब गौरैया ने 3/4 मंजिल मान ली थी। कपड़ा लिए दिए वह एक दर्जी के पास पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। तो कपड़ा उससे मिल गया था, तो वह दर्जी के पास गई कि उसकी टोपी बना दो। खिसकती होगी नहीं यहाँ से? दर्जी रोष से बोला। देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा हुआ है। अब उस 10 रंग तन के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आ भरी। कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना। तो मतलब लेना देना तो कुछ है नहीं और इतना सारा काम करना पड़ता है। ये बात कही। दर्जी को लग रहा था फ्री में काम करवाने आई है, क्योंकि राजा की 9वीं पत्नी से उसका 10वां बेटा हुआ है। उससे पहले सारी बेटी हुई थी, उसके लिए लंगोट सिलने थे, तो वो काम दर्जी कर रहा था। तो चिड़िया बोलती है, हम तो भैया बेकार में कुछ नहीं करवाते। गौरैया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले ले और एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजूरी पर कौन मजूरी करने को न तैयार हो। कच कच उसकी कैंची चली और चूहे की तरह सरसर करती सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुदके भी जड़ दिए, मतलब कुछ होते ना मोती से फुदके चढ़ दिए। फुदके वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जैसे अपने आपे में ना रही, 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने। फुदक कर लगी गौरैया को देखने, देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुदके वाली। तो अब दर्जी ने भी, क्योंकि उसको एक टोपी मिल गई थी, उसने कहा कपड़ा है 2 टोपी बना ले, एक अपने लिए रख ले और एक मेरे को दे दे। तो दर्जी ने भी आराम से सिल दिया। अपनी तरफ से फुदके भी, थोड़ा सा डिजाइन होता है ना, देखिए ये फुदके होते हैं, ऐसे करके फुदके भी उसने लगा दिए टोपी पे। और चिड़िया इतनी खुश हो गई टोपी पहन करके, और मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो गई वो। तो तू तो रानी लग रही है। गौरे को भी
आखिरकार कहना पड़ा, राजा रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। गौरैया ऊंचा उड़ने लगी, अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, वो कहने लगी कि मुझे रानी नहीं, मुझे तो राजा को, और कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। तो उसने कहा कि राजा के लिए इतने सारे काम, जहाँ मैं गई राजा का काम, तो चलो राजा को भी देखा जाए। उड़ते उड़ते हुए राजा के महल के कंजूरे पर जा बैठी। तो कंजूरा ये देखिए राजा के महल के खिड़की के पास वो जा बैठी। तो ये वाला जो आगे का है ना, ये वाला जो इतना है ना, ये इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं, बिकॉज फ्रेंड्स चैप्टर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट।